टॉपिक क्लास से कल लगी थी। एक्चुअली होता क्या है, लिंक के अकॉर्डिंग क्लास होती है। सो मैं सेंसिस क्लास के लिए सेपरेट आपका मतलब एक लेक्चर ले लूंगा और उसके लिए दोबारा से लिंक बनेगा, तो तब हम उसको करेंगे कवर। बाकी आज की क्लास के लिए जो लिंक था वो बैंक अकाउंट्स और उसके टाइप्स का था, ठीक है। सो मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, बैंक अकाउंट्स एंड इट्स टाइप्स की अगर बात करें तो एक्चुअल में बैंक अकाउंट्स होते क्यों हैं, ये तो कॉमन सी बात है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं नहीं, ठीक है। बैंक अकाउंट्स की अगर बात करें तो बैंक अकाउंट्स क्या करते हैं, बैंक अकाउंट सिंपली हमारी मनी जितनी भी हम अपनी टोटल लाइफ में सेविंग्स करते हैं अपने अर्निंग्स के थ्रू, उनको हम बेसिकली एक बैंक में, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखते हैं। और बेसिकली वो डिपॉजिट जो होते हैं वो हम अलग अलग टाइप से करके रखते हैं, ठीक है। तो वो ही जो टाइप्स हम डिपॉजिट के अलग अलग करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये बैंक अकाउंट्स के अलग अलग ही कुछ पर्टिकुलर इनके फीचर्स हैं जो कि आपको इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए बैंक अकाउंट्स की अगर बात करें तो बैंक अकाउंट्स हमारे सर्व करते हैं ए लॉट ऑफ पर्पसेस रेंजिंग फ्रॉम सेफ्टी। ऑब्वियस है कि हमारी मनी जो हम सेव कर रहे हैं उनकी तो सेफ्टी है ही, साथ के साथ कन्वीनियंस भी रहता है बैंक अकाउंट्स का होना, क्योंकि ऑब्वियस है आप कहीं से भी अपने जो भी आपने सेविंग्स करे हैं, डिपॉजिट किए हैं बैंक्स में, वो आप निकाल सकते हैं बाय द एटीएम्स, ठीक है। और बाकी आप डिजिटल पेमेंट्स आप देख ही रहे हैं आज के टाइम पर जितनी भी हो रही है, क्लियर। उसके बाद सेविंग्स टू दी बिजनेस, और बिजनेस के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहते हैं। वेदर यू आर अ स्टूडेंट, ट्रेडर, शॉपकीपर और एनीवन बाय प्रोफेशन or nature, not having a bank account in this era of financial inclusion is unimaginable. Obvious है, आप बैंक्स के थ्रू तो बैंक्स अकाउंट्स के थ्रू तो सेविंग्स की सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर बैंक्स के अकाउंट नहीं है तो आप नहीं सोच सकते कि आपकी लाइफ इतनी ज्यादा मतलब अच्छी होने वाली है। क्योंकि होता क्या है, देखिए जैसे रूरल एरियाज में ऑब्वियस है बैंक अकाउंट्स के लेकर लोग इतने अवेयर नहीं होते, वहां पर बहुत कम लोगों के बैंक अकाउंट्स होते हैं। इवन एक अगर रूरल एरियाज में बात करें तो उनमें एक घर में किसी एक दो बंदे का, एक दो फैमिली मेंबर का बैंक अकाउंट होता है, बाकी का नहीं होता। लेकिन अगर आप जहां अर्बन एरियाज की बात करोगे, अर्बन एरियाज में जो एक घर में अगर 5 मेंबर्स और 6 मेंबर्स हैं तो 6 के ही एटीएम कार्ड होंगे, 6 के ही बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। To facilitate different purpose, frequency of transaction and the location of the account holder, banks offer the various types of bank account to choose from, ठीक है। ऑब्वियस है हमारे ट्रांजेक्शन्स में इजी रहता है, साथ के साथ हम अगर किसी अदर एरिया में होते हैं उसके लिए तो ट्रांजेक्शन इजी होता ही है। गुड आफ्टरनून रवनीत। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं फॉर कस्टमर्स के लिए। जनरल जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, मैं मेनली वैसे तो सारी डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर जो इंडिया में ऑलमोस्ट है बैंक टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें तो बैंक अकाउंट्स हैं आपके जनरली ये वाले जो कि आपके 6 आपके सामने रखे हैं मैंने। एक है आपका, फर्स्ट वन इज फिक्स डिपॉजिट और द टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सेकंड वन इज करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद आता है आपका थर्ड वन इज सेविंग अकाउंट्स, आफ्टर दैट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद आता है डीमैट अकाउंट एंड दी लास्ट वन इज एनआरआई अकाउंट, ठीक है। उसके बाद भी आपको कुछ अदर टाइप्स के अकाउंट्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। शायद आपने सुना भी होगा नोस्ट्रो, नोस्ट्रो वगैरह सुना होगा, लोरो अकाउंट सुना होगा, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये क्या अकाउंट्स हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं ना डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स हमारे हमेशा दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं। एक डिपॉजिट में हम डिमांड करते हैं और हाँ 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 दरक्षण कौसर, दरक्षण कौसर, आपके नाम का मीनिंग क्या है दरक्षण? दरक्षण, मैंने ये नाम अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है। ब्राइटनेस, ओके। दरक्षण आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली ये एक चीज मेरे माइंड में कल भी आई थी, लेकिन फिर मैंने शायद टॉपिक में मैं इतना घुसा हुआ था कि मैंने पूछा या फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया, लेकिन आया था कि मैं पूछूं आपके नाम का मैंने। तो देखिए
होम टाउन बिहार बट दिल्ली में हूँ बाय बर्थ। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट हमारे टाइप के होते हैं। वन इज ऑफ योर डिमांड डिपॉजिट, एंड डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जिसमें कि पब्लिक डिमांड कर सकती है अपने डिपॉजिट्स की एनी टाइम टू दी बैंक्स, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में जो मेरे से प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, कुछ बच्चों की इसमें हैं, उनको पता होगा, मैंने शायद बताया है कि डिमांड डिपॉजिट्स में आपकी दो ही टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं। वन इज ऑफ योर करंट अकाउंट्स और दूसरे होते हैं आपके सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स ये आपके डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप के हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं टाइम और टर्म डिपॉजिट। टाइम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स वो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं जिसमें कि ना हम टाइम बाउंड होते हैं अपने डिपॉजिट्स के लिए। इट मींस अगर हमने अपना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही निकलेगा, उसके लिए एक फिक्स्ड टाइम होगा, उससे पहले हम उसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो कहलाते हैं हमारे एफडीज और आरडीज, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो एफडी एंड आरडी आपके टाइम एंड टर्म बाउंड डिपॉजिट होते हैं, जबकि आपके डिमांड डिपॉजिट्स में आते हैं करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है क्लास। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि कौन से अकाउंट किस तरीके से फंक्शन करता है। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर मैंने वही चीज लिखी है, डिमांड डिपॉजिट इन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, सेविंग्स एंड द करंट अकाउंट्स आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स बिकॉज वी कैन विड्रॉ आवर मनी एट एनी टाइम फ्रॉम दूज अकाउंट, ठीक है। जब भी कभी किसी बैंक से मनी आप तुरंत निकाल सकते हो, गए और बस निकाल के ले आए, तो वो आपके डिमांड डिपॉजिट में आएंगे। टर्म डिपॉजिट वो होते हैं जिसमें कि आप अपनी मनी को, अपने सेविंग्स को एक टाइम के लिए फिक्स कर देते हो कि हम इसको 5 साल बाद निकालेंगे या 2 साल बाद निकालेंगे, इस तरीके से आप उसको फिक्स करके रखते हो। और ये आपका किसमें आता है, टर्म डिपॉजिट में आता है, ठीक है, एफडीज एंड आरडीज, क्लियर। सो चलिए उसमें सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में। फर्स्ट वन इज ऑफ योर सर। हाँ जी सत्यार्थ। सर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो निकलवा सकती है अपना जो मनी डिपॉजिट yes, देखो अगर होता क्या है, आप अगर इमरजेंसी की बात करते हैं ना, तो एफडी आरडीज को ना आप ब्रेक करवा सकते हो। तो आपका जितने अमाउंट के लिए वो पैसा किया जाता है ना फिक्स, और उसका इंटरेस्ट जितना आपको मिलना होता है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। अगर आप टाइम से पहले उसको ब्रेक कराते हो तो उतना ही इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया जाता है, फिर करा सकते हैं ब्रेक। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो ना कि एफडी आरडीज में से आप ऐसा करोगे कि मैंने 1 महीने में आज इतना निकाल लिया, फिर अगले महीने इतना निकाल लिया, नो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको लेनी है वो अपने टाइम से पहले, 5 साल के लिए अगर वो फिक्स थी सपोज, और आप चाहते हो कि मैं उसको मेरे को 5 साल से पहले नीड पड़ गई, और सपोज उसको हुए हैं ओनली 4.5 ईयर्स हुए, मतलब 4.5 साल हुए उसको, तो मैं उसको निकाल लूंगा पहले ही और वो पूरा का पूरा अमाउंट मुझे मिल जाएगा। लेकिन उस पर जितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मुझे मिलना था आफ्टर 5 ईयर्स, उसका इंटरेस्ट वो 5 जितना भी महीने कम रह गए हैं मतलब पूरा होने में, उतने मंथ का इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया जाता है, तब वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा अमाउंट नहीं निकलता, अमाउंट पूरा ही निकलेगा। वो आप अगर इमरजेंसी में निकाल रहे हो तो बस इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है सत्यार्थ। तो उसके बाद अगर हम ओके अगर हम बात करें अब टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में, तो फर्स्ट है आपका सेविंग अकाउंट। तो सबसे पहले इंडिया में जो आया है वो आपका सेविंग अकाउंट ही है। और सेविंग अकाउंट के लिए हम बात करें तो इसे कोई भी ओपन करा सकता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल। और अगर एक ही सेविंग अकाउंट को 2 लोग खुलवाते हैं तो वो आपका बन जाता है जॉइंट अकाउंट, ठीक है। तो वो जॉइंट पर्सन सेविंग अकाउंट्स कहला लेता है। 2 या 3 से भी आप पर्सन उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, एज अ नॉमिनी और जॉइंट के तौर पर, ठीक है। नॉमिनी नॉर्मल इंडिविजुअल लेवल पर भी नॉमिनी देना पड़ता है, बाकी अगर हम डबल की बात करें तो वो जॉइंट अकाउंट बनता है। तो इट मींस उसे एक सिंगल अकाउंट से वो दोनों पर्सन मतलब शेयर करके डिपॉजिट भी कर सकते हैं। साथ के साथ अगर एक पर्सन अवेलेबल नहीं है और दूसरा निकालना चाहता है पैसा, तो दूसरा उसमें से निकाल सकते हैं बाय हिज सिग्नेचर और हर सिग्नेचर, ठीक है। तो होता क्या है सेविंग अकाउंट्स में, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेविंग बैंक अकाउंट्स लाइज बिटवीन द 4 to 6%। देखिए हमेशा सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो 4 to 6% मिलता है। एक्चुअली सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम होता है, माइनर सा होता है, और ये वेरी करता है बैंक्स टू बैंक्स पर, ठीक है। हर बैंक्स के सेविंग अकाउंट्स का अपना इंटरेस्ट रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है।
साथ के साथ इस सेविंग अकाउंट में बैंक जो है प्रोवाइड कराते हैं पासबुक, एटीएम कार्ड एंड चेक बुक्स भी कराते हैं फॉर द सेविंग्स अकाउंट होल्डर। ऑब्वियस है, बहुत कॉमन सी चीज है। देयर इज नो लिमिट ऑन मनी डिपॉजिट बट देयर मे बी लिमिट्स इन विड्रॉल फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट। आप ना मनी कितनी भी डिपॉजिट कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट। बट होता क्या है कि यहाँ पर लिमिट होती है मनी को निकालने की। एक दिन में मनी कितना निकाला जा रहा है, ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है बाय एटीएम आल्सो एंड बाय द बैंक्स आल्सो। ठीक है, आप बैंक से एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर निकालते हो 5 to 10 लाख का, तो आपसे पूछताछ होती है कि इतना बड़ा अमाउंट आपको क्यों चाहिए। इस तरीके से आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, और एक दिन में इतना बड़ा अमाउंट आप डिपॉजिट करने जाओ तो वो कोई इशू नहीं होता, वो डिपॉजिट आराम से हो जाता है। ठीक है, साथ के साथ इस पे कोई पेनल्टीज भी नहीं होती अगर आप मतलब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो बैंक में जाकर। देखो, एटीएम के ओवरऑल लिमिट से अगर एक्सटेंड कर जाते हो तो आपका पेनाल्टी लगनी शुरू होती है। पेनाल्टीज कह सकते हो या फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस कह सकते हो। जबकि अगर हम डायरेक्ट बैंक से जाकर निकाल रहे हैं तो आपका कोई भी उस पर चार्ज नहीं लगता। ठीक है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है सेविंग अकाउंट पर। देखिए होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का मिनिमम सेविंग अकाउंट जो खुलता है वो जीरो बैलेंस पे भी खुल जाता है, तो सेविंग अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी कुछ प्राइवेट बैंक्स में ऐसा है कि जिसमें मिनिमम बैलेंस के लिए बोला जाता है, जैसे कि आपके कुछ प्राइवेट बैंक्स में बोला जाता है कि आपको 5000 रुपीज मिनिमम बैलेंस देना पड़ेगा, तब जाकर ही बैंक अकाउंट खुल पाएगा। लाइक आईसीआईसीआई करता है, एक्सिस बैंक वगैरह ये सब करते हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है क्लास। उसके बाद अगर हम बात करें, एसबीआई में हो गया है। एसबीआई में एक्चुअली मेरा बहुत टाइम पहले खुला था, तब तो मैं आई थिंक होऊंगा शायद मे बी 8th या 9th क्लास में, उस टाइम पर हुआ था। अच्छा, एसबीआई में हो गया है तो अब कितना हो गया, आई थिंक 1000 रुपीज हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक का इतना ही है जनरल। अच्छा, 3000 है। अच्छा अच्छा, ऐसा था। ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता। देखिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से एक में मतलब मेरे 2-3 अकाउंट्स हैं उसमें प्राइवेट बैंक्स में, और एक ही है मेरा एसबीआई में। जनरली मुझे गवर्नमेंट बैंक्स की प्रोसीजर और इनकी लाइंस और ये सब पसंद नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट बैंक्स में चाहता भी नहीं हूँ खुलवाना। तो इसलिए बस रखा हुआ है कि हाँ, एसबीआई की भी नीड कहीं कहीं पड़ती है। देखिए होता क्या है, ओपन के टाइम पर ना मिनिमम बैलेंस देना पड़ता है, लेकिन मिनिमम बैलेंस हर किसी बैंक में नहीं देना पड़ता। लेकिन ये जरूर है कि आप सारा पैसा ना निकाल नहीं सकते सेविंग अकाउंट्स में से। ठीक है, आपको लास्ट में अगर आपको सारा पैसा चाहिए तो कुछ छोड़ना पड़ता है। हर्षद मेहता, 3 अकाउंट, कहना क्या चाहते हो संदीप? तो क्या बड़ी बात है इसमें संदीप? इतने सारे ट्रांजेक्शन्स इसलिए क्योंकि ना एक्चुअल में ना जो बैंक अकाउंट्स खुलवाने पड़ते हैं मुझे, वो खुलवाने पड़ते हैं किसी रीजन से जो कि मैं आपको शायद शेयर कर पाऊँ। तो ठीक है, इस बात को बस यहीं स्टॉप कर दें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पर, दैट इज सेविंग अकाउंट्स की दो अलग टाइप्स पर। सेविंग अकाउंट्स की दो अलग टाइप्स कौन कौन से हैं? वन इज ऑफ योर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अब देखो जो आप बात कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, यही बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में सेविंग अकाउंट्स ना दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि रणदीप बस करो। ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, बीएसबीडीए, ये अकाउंट्स हमारे नो फ्रिल अकाउंट्स होते हैं। नो फ्रिल अकाउंट्स का मतलब है कि इनमें मिनिमम डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और ऐसी अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनमें की आपके स्टूडेंट्स ओपन करा सकते हैं अकाउंट। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है,
BSBDA, ठीक है। और इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस इन द BSBDA, जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ। साथ के साथ इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है अप टू दी 5,000 रुपीज। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता क्या है, देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि अगर सपोज आपके बैंक में बिल्कुल पैसा नहीं बचा है एंड आपको नीड है अब 5,000 रुपीज की, ठीक है, अप टू 5,000 रुपीज की, तो आप बैंक के पास जा सकते हो। तो बैंक आपके ना सारे ट्रांजेक्शन देखेगा, सारे डिपॉजिट देखेगा। उसको ये चेक करना होगा कि आपने प्रीवियसली कितना पैसा जमा किया है, कितना निकाला है, एंड यू आर एबल टू रिकवर दैट अमाउंट विच आर एक्चुअली given by the banks as the overdraft facility, fine। तो बैंक अगर ये चीज नोटिस कर लेता है कि हाँ यू विल बी अलाउ फॉर द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तभी वो आपको क्या दे सकता है, 5,000 रुपीज दे सकता है, अप टू 5,000 रुपीज। इन केस जब वो आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल चेक कर लेगा कि हाँ आप उसका पैसा वापस दे दोगे टाइम बाद, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल होती है BSBDA में। साथ के साथ ATM कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड विल बी गिवन सेम एज a limited number of the transaction is available, otherwise it will be chargeable for the extra transactions, ठीक है। ऑब्वियस है कि BSBDA में भी आपका वही है सेम कि आपके ट्रांजेक्शन्स पर अगर ओवर लिमिट होती है तो आपका व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रेरणा, मैं वही बता रहा हूँ, बता भी दिया। इवन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में, जिस बैंक में आपका पैसा है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें पैसा नहीं बचा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको नीड है अब, तो बैंक से आप जाकर ना डिमांड कर सकते हो अप टू 5,000 रुपीज की, और ये कह सकते हो कि मुझे अभी 5,000 की जरूरत है और मैं विद इन दिस टाइम आपका ये पैसा रिटर्न कर दूंगा या बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा अगेन। तो बैंक आपकी पिछले ट्रांजेक्शन्स देखेगा और पिछले डिपॉजिट्स देखेगा और उसके बेसिस पर वो आपको अलाउ करेगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए या विद इंटरेस्ट, या प्रेरणा विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट तो बिल्कुल कैसे ही देगा, ठीक है। विदाउट इंटरेस्ट देगा तो देखो ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सबके ट्रांजेक्शन अब के टाइम पर, अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी है तो 5,000 इज नॉट बिग अमाउंट, 5,000 का लोग ट्रांजेक्शन नॉर्मली कर लेते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म लोन जैसा हो गया है, सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट 5,000 तक का ही है संदीप, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट की, दैट इज बेसिक सेविंग बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट्स स्मॉल स्कीम, BSBDS, ठीक है। BSBDS ये टाइप ऑफ अकाउंट आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं मैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुई थी ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो आपके अकाउंट्स खुले थे ना, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें कि आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट जो होती है इस अकाउंट की शुड नॉट क्रॉस दी 1 लाख रुपीज, ठीक है। और अकाउंट बैलेंस लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए एट ऑल द टाइम, ठीक है। साथ के साथ विड्रॉल एंड ट्रांसफर जो कर सकते हैं इसमें, वो हम 10,000 इन अ मंथ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये वो बैंक अकाउंट होते हैं जो किसी स्कीम के थ्रू खोले जाते हैं, और इस स्कीम के थ्रू खोलने पर भी इनको मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है, मिनिमम अमाउंट नहीं देना पड़ता है, लेकिन एक स्कीम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में हुआ था, ठीक है क्लास। उमंग आप क्या कह रहे हो, अकाउंट बैलेंस लिमिट इज 50,000 गेस एट ऑल द टाइम, ठीक है। 50,000 रहना ही चाहिए उसमें, ऐसा नहीं है कि आप उसका पूरा अमाउंट निकालो और वहां सिर्फ 10,000 छोड़ो। यस इट्स टू मच जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये स्कीम के थ्रू खोला गया है ना, अगर एक बार में एक पर्सन पूरा अमाउंट निकाल लेगा तो उसको इस अकाउंट से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो एटलीस्ट अगर उसका 50,000 सेव रहता है और 50,000 उसमें से निकाल लिया जाता है, तो बाद में गवर्नमेंट के थ्रू उसको देखा भी जाएगा ना, उसके ट्रांजेक्शन्स को, उस पर कितना इंटरेस्ट उसको पे करेंगे, ये सब चीजें लिमिट्स देखी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए यस मंथ में ट्रांजेक्शन ओनली 10,000, यस विड्रॉल और ट्रांसफर लिमिट जो है वो सिर्फ 10,000 पर मंथ है। इट मींस आप 5 मंथ्स में सिर्फ 50,000 निकाल सकते हो, 50,000 के बाद 50,000 सेव भी रखने, ठीक है क्लास।
तो ये है आपका BSBDS, ठीक है, BSBDS जो कि किसी स्कीम के थ्रू खोले जाते हैं। एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा। इस अकाउंट में बेनिफिट देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ही अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे मेन मकसद तो ये था कि सबके बैंक अकाउंट्स हो। बाकी एक उनको लिमिट दे दी गई थी 1 लाख तक का उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। 1 लाख डिपॉजिट करेंगे तो इससे गवर्नमेंट को तो फायदा होगा, क्योंकि हर एक पर्सन 1 लाख का तो डिपॉजिट नहीं करेगा, लेकिन जो गरीब जनता होगी वो अपना पैसा गवर्नमेंट तक इन्वेस्ट करेगी और गवर्नमेंट उसको आगे इंटरेस्ट पे करके उनको कुछ ना कुछ फायदा देगी जरूर, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि लोगों को फैसिलिटीज देने का काम इस स्कीम के थ्रू था, और इस बैंक अकाउंट का काम भी यही होता है, ठीक है। ठीक है क्लास, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट की, दैट इज योर, हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन ही है। क्योंकि अगर हम छोटे हर एक माइनर लेवल तक के लोगों को जिनकी अर्निंग हर दिन की ही सपोज करो 1000 रुपए है या फिर 500 रुपए कमा रहे हैं, तो उन तक भी बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाना है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स में फर्स्ट अब नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट का फीचर क्या क्या होता है, देखिए, करंट अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ऑल्सो ही कैन विड्रॉ मनी मल्टीपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। करंट अकाउंट में भी मनी को कितने भी बार आप डिपॉजिट कर सकते हो, कितने भी बार आप निकाल सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में मनी कब तक रिटर्न करना होता है प्रतिभा, ये चीज ना बैंक डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शंस ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन के ट्रांजेक्शन्स और डिपॉजिट्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि उसको कितने दिन का टाइम दिया जाएगा। इट वेरी टू पर्सन टू पर्सन, ठीक है प्रतिभा। यस, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता प्रधानमंत्री जनधन योजना में। BSBDS में ही का एग्जांपल दिया है मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना का। आप BSBDA की बात कर रहे हो क्या? Can you hear me? यस प्रेरणा बोलिए। मैं कह रही थी कि आपने टाइप किया अंडर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग प्रेरणा, एक्चुअली आप लिख दो, मैं पढ़ के देख लेता हूँ। तो देखिएगा, करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट जो होते हैं ना, देखिए ये इंडिविजुअल लेवल पर नहीं खुलते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि करंट अकाउंट ज्यादातर खुलते हैं बाय द कंपनी पर्पस, ठीक है। कंपनी के लिए खोल दिया जाएगा, या कंपनी के साथ साथ आप ले सकते हो सैलरीड अकाउंट जो होते हैं, ये सब करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं करंट अकाउंट जो होल्डर होते हैं वो मनी को कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं, और साथ के साथ ये किसके लिए होते हैं, इट इज सुटेबल ओनली फॉर द बिजनेसमैन वो नॉर्मली मेक ह्यूज ट्रांजेक्शंस इन द फ्रीक्वेंट टाइम, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं और उनका जो टाइम लिमिट होती है या फिर टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनी जो है, इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब के लिए आपकी करंट अकाउंट की फैसिलिटीज होती है, ठीक है। करंट अकाउंट विल नॉट फेच इंटरेस्ट फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ इनका कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता, वो पूरा कंपनी लेवल पर होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी करंट अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, साथ के साथ चार्जेस एप्लीकेबल फॉर नॉट मेंटेनिंग अ मिनिमम बैलेंस। यहाँ पर है कि करंट अकाउंट में पेनल्टीज लगाई जाती है अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, जबकि सेविंग अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, आपको टाइम मिल जाता है लेकिन पेनल्टीज नहीं लगाई जाती, ठीक है। साथ के साथ इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो भी आपकी अनलिमिटेड होती है, मतलब अवेलेबल होती है, और आप इसको जितना भी टाइम तक इसमें ट्रांजेक्शन्स करना चाहोगे कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो करंट अकाउंट इसीलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कंपनी को अपने ट्रांजेक्शन्स के लिए मतलब टाइम बाउंड ना होना पड़े, या फिर उनको अपने ट्रांजेक्शन लिमिट को ये ना देखना पड़े कि मैंने 2 ट्रांजेक्शन करें या 4 ट्रांजेक्शन करें, वो अनलिमिटेड टाइम ट्रांजेक्शन कर सके, ठीक है।
इसलिए करंट अकाउंट्स खोले जाते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें फॉर करंट अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस इज 11,000, यस, फॉर द कंपनीज, यस यस संजय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट जो कि आपके टाइम बाउंड होते हैं, दैट इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी एफडी। ठीक है, एफडी की अगर हम बात करें तो एफडी जो है हमारी, इसमें कैश डिपॉजिट है, ऑब्वियस है, सर्टेन पीरियड के लिए, निश्चित समय के लिए, और दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब कि अगर आप चाहते हो कि ये एफडी किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए तो ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है। जैसे कि हमारे सेविंग्स अकाउंट्स में होता है कि अगर आप चाहते हो कि एक सेविंग अकाउंट्स का पैसा दूसरे सेविंग किसी अकाउंट में पहुंचा दिया जाए बाय द चेक और बाय द स्लिप के थ्रू भी, तो आप कर सकते हैं वो चीज, लेकिन आपकी एफडी में ऐसा नहीं होता है। If the account holder wants to withdraw money before the expiry of the fixed period, he can withdraw the same after paying the penalty to the bank. देखिए अब आपकी बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आप ऊपर किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ है मेरे से कि अगर अकाउंट होल्डर कभी भी चाहता है कि वो विड्रॉ करना चाहता है उस मनी को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस टाइम से पहले, जिस टाइम के लिए वो फिक्स है उससे पहले अगर निकाली जाती है तो उसे कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है बैंक को। ठीक है, लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियस है इस चीज का ये फायदा होता है एफडी में कि अगर आप उसको उतने टाइम तक के लिए रखते हो जितने टाइम तक के लिए आपने उसको मतलब जितने टाइम तक के लिए बैंक ने बोला है, लाइक 5 इयर्स के लिए है, तो अगर उसका टाइम और एक्सटेंड कर देते हो आप, तो मतलब और टाइम के लिए उसे बढ़ा देते हो एफडी को, तो होता क्या है उसमें हायर इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक। टाइम लायबिलिटी तो है ही, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें टाइम बाउंड होता है। लायबिलिटी का मतलब होता है पूंजी, तो वो पूंजी जो कि आपके टाइम के साथ चलेगी वो आपकी किस में आती है, टाइम लायबिलिटी में आती है। किस में आती है, टाइम लायबिलिटी। ठीक है क्लास। आफ्टर दैट इसके फीचर्स की अगर हम बात करें सर, हाँ जी संदीप, देयर आर सम बैंक्स व्हिच डू नॉट गिव द एफडी अमाउंट, इंस्टेड दे प्रोवाइड लोन ऑन दैट। यस, ऐसा भी करा जाता है संदीप। होता क्या है कि एफडी आपने जितनी करा रखी है उसको ना देकर वो उस पे लोन अमाउंट दे देते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है, वो आपका ही पैसा आपको दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि अगर किसी बैंक में आपके एफडी होते हैं ना, तो आपको उस रेट पर मतलब उस इंटरेस्ट रेट पर लोन नहीं मिलता जिस रेट पर सबको कॉमनली दिया जाता है। तो एफडी पर लोन लेना इज ऑल्सो फ्रूटफुल फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, तो अगर एफडी होती है जिस अकाउंट में, तो लोग कराते भी ज्यादातर एफडी इसीलिए हैं, या तो वो एफडी कराते हैं कि एक टाइम बाद में इसको ब्रेक करा लूंगा, लाइक जैसे कि जनरल लोग इसलिए भी एफडी कराते हैं कि कोई बेबी है, उनकी बेबी के लिए एफडी करा दी और वो एक टाइम बाद जब तक वो 20 साल का होगा तो उसके लिए वो क्या कर देंगे, एक फिक्स अमाउंट रख दिया, और रखने के बाद उसको स्टडी के टाइम पर या फिर कोई और पर्पज से उसको हटा लिया जाएगा, उसका टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक्चुअल में ना होता क्या है कि या तो आप डायरेक्ट एक अमाउंट डिपॉजिट करा दोगे, ठीक है, या फिर आप जैसे रिकरिंग वाले में बात करेंगे अभी हम, तो इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर होगा, वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स पे जाएंगी, वो भी एफडी है लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे जाएंगी। देखिए सत्यार्थ, नॉर्मली तो 4 to 6% रहता है, बट वेरी करता है बैंक्स का, डिफरेंट टू डिफरेंट बैंक्स अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स के अच्छे इंटरेस्ट हैं काफी। एफडी पर लोन लेना मतलब ये है कि एफडी आपने करा रखी है, जितनी की एफडी है, सपोज आपकी एफडी है 5 लाख की, ठीक है, तो आपका 5 लाख पर आपको कुछ परसेंटेज काट कर मतलब 5 लाख पर 6 लाख नहीं मिल सकता, 5 पे 4 लाख मिल सकता है। 1 लाख रुपीज जो रहेगा वो एफडी में से ही डिपोजिट के रूप में, मतलब फिक्स उसके फिक्स कह रहा हूँ, मार्जिनल प्रॉफिट के रूप में वो क्या कर लिया जाएगा, सिक्योरिटी के रूप में रख लिया जाएगा। ठीक है, और लोन ऐसे भी मिल जाता है, क्योंकि अगर आपके सपोज वो अगर आपको लोन दे रहे होंगे और अगर आप लोन देने में मतलब लोन पे करने में बाद में पूरी तरह से वो नहीं हो पाते हो, तो होता क्या है कि आपका एफडी वो अपने पास तो रखी हुए है, तो वो एफडी में से डिडक्ट करना शुरू कर देते हैं, या एफडी को ही रख लेते हैं एज अ लोन जो आपका पेड करना है आपको।
जब बिफोर मेच्योरिटी पीरियड अगर एफडी में विड्रॉल होता है तो पेनल्टी विद इंटरेस्ट होता है या विदाउट इंटरेस्ट? पेनल्टी विद इंटरेस्ट होता है दरक्षण, पेनल्टी विद इंटरेस्ट होता है। तो देखिएगा बेसिकली अगर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं तो एफडी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 7 to 10 ईयर्स का, ठीक है। पेनाल्टी विद इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितना अमाउंट लिया गया है, ठीक है, जितना अमाउंट लोन लिया गया है, विड्रॉल किया गया है एफडी का, उसकी कुछ एक पेनल्टी बैंक सेट करेगा और उस टाइम पर जो इंटरेस्ट चल रहा होगा प्लस वो आपको पे करना होगा, ठीक है उबंग। डेज सत्यार्थ आपकी भी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी भी आवाज हो रही है। You can type on the chat box. देखिए टाइम पीरियड की अगर बात करें एफडी की तो सत्यार्थ आप सर डेज की प्लेस या प्लेस पे ईयर्स होगा? नो नो नो, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये तो पीरियड ऑफ डिपॉजिट है विल वेरी फ्रॉम 7 days to 10 years। एक एफडी की शुरुआत आप 7 days से लेकर 10 years तक कर सकते हो, ठीक है। एक एफडी की शुरुआत आप जो है 7 days से लेकर 7 days से लेकर 10 years तक कर सकते हो, ये करेक्ट है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें मिनिमम अमाउंट अगर डिपॉजिट करना है, देखिए एफडी में तो ये भी वेरी करता है बैंक्स टू बैंक और रेट इंटरेस्ट भी वेरी करता है बैंक्स टू बैंक्स, ठीक है। तो इसके बारे में कोई डिस्कशन हो नहीं सकता मेरे से, क्योंकि हर बैंक की आप एफडी आरडीज को एक बार चेक कर लेना। वैसे नो नीड, ठीक है, नो नीड, आपके पेपर में ये चीज नहीं आती कि अगर इस बैंक में एफडी कराएंगे आरडी कराएंगे तो कितना इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि क्या इसमें ऐसा है कि आप इसमें मतलब टाइम बाउंड है, क्या इसमें मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ईएमडी कम्स अंडर एफडी, संजीत, ईएमडी रिकरिंग में आती है, ठीक है। प्रेरणा ये जो है टॉपिक, देखिए ये ना कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है, ये कॉमन टॉपिक्स है। एसएससी सीजीएल में ना 1-2 क्वेश्चंस बन जाएगा बैंक अकाउंट से, मुश्किल से बनेगा वैसे तो, सच पूछो तो बैंक एग्जाम में ही ज्यादातर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बट फोकस करो सारी ही चीज पर, क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक आपके लिए बेकार नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट मेरा मानना हमेशा यही होता है कि अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो दैट इज गुड इनफ फॉर यू, नथिंग इज वेस्ट, ठीक है। सो इट्स ओके टू लर्न ऑल द थिंग्स, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर टाइप्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो रिकरिंग का मतलब होता है जब किसी स्पेसिफिक डिपॉजिट को ना हम बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम के साथ अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से दें, या तो आप ये कह सकते हो इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट सेम रहेगा, टाइम जो है वो 3 मंथ्स के गैप में होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आरडीज में ना आपका बढ़ भी जाती है आरडीज, क्योंकि आप आरडीज की इंस्टॉलमेंट्स को चेंज भी करा सकते हो, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेसिफाइड अमाउंट इज डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सच एज 6, 12, 24, 36 और 60 मंथ्स, और इट कैन बी इवन फॉर द 120 मंथ्स। तो ये याद रखना कि एक्चुअल में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है ना, ये आपका 6 मंथ से लेकर आपका टोटल कितना 120 डेज तक 120 मंथ तक के लिए ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी,
कि एक्चुअल में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का जो टाइम पीरियड है, आरडी में वेरिएबल और इनवेरिएबल भी होते हैं। हाँ हाँ परिणीति, एक्चुअल में हम इंस्टॉलमेंट्स में वेरिएशन कर सकते हैं और टाइम में भी वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम में कैसे कर सकते हैं प्रेरणा? टाइम में इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे सपोज करो कि आपने ना पहले कराया है कि 3 मंथ्स के गैप में करनी है आपको इतने इतने इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 2,000 की सपोज। ओके हिमांशी, आपने ईएमडी पूछा था, सॉरी मैंने नहीं देखा, ठीक है। ईएमडी वैसे आपका अर्न्ड मनी डिपॉजिट होता है, ठीक है। इट्स नॉट दी वेरी हाई फाई टर्म्स, इट जस्ट कि आपकी मनी जो आपने अर्न की है और वो आप कितना डिपॉजिट कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। और ये ज्यादातर वही लोग करते हैं जो कि सैलरीड अकाउंट वाले होते हैं, ज्यादातर वो अपने ही सैलरीड अकाउंट में अपना ही एक एफडी करा लेते हैं, ज्यादातर ये लोग करते हैं इस चीज को फॉलो, ठीक है। सो टाइम में पढ़नी थी, टाइम में कैसे कि अगर 3 मंथ्स की है सपोज इंस्टॉलमेंट 2,000 की, तो अब अगर कोई चाहता है कि उसके पास सपोज पैसा ज्यादा है तो वो अपने रिकरिंग डिपॉजिट का अमाउंट बढ़ाकर साथ के साथ 2 मंथ्स की वो कर देगा इंस्टॉलमेंट्स और वो 3,000 कर देगा, इस तरीके से टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। सर आरडी पोस्ट ऑफिस में होता है? नो हिमांशी, पोस्ट ऑफिस वाले बैंक जो आप बोल रहे हो उसमें, नो नो उसमें नहीं होता आरडी, ठीक है। सो मिनिमम देखिएगा यहाँ पर, तो 6 मंथ से 120 मंथ्स तक के लिए आपका क्या किया जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जा सकता है। दिस अमाउंट कैन नॉट बी विड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द गिवन पीरियड एक्सेप्ट अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। देखिए एफडीआरडीज का मैंने बताया कि बहुत रेयर केसेस में आपके इनके अमाउंट डिपॉजिट होते हैं, आपको बहुत ज्यादा इनके जो फॉर्म और जो कंडीशंस होती है ना वो फुलफिल करनी पड़ती है, आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस एफडी और आरडी बिफोर द टाइम, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल देनी पड़ती है, तब जाकर ये बैंक में से आप ब्रेक करा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिट इज आल्सो क्रेडिट टू द अकाउंट्स ऑफ द डिपॉजिटर, कॉमन सी बात है। लाइक टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड ऑन द अकाउंट इज हायर देन द अदर अकाउंट, ऑब्वियस है। अगर हम बात करेंगे जितना टाइम ज्यादा होगा उतना ही इंटरेस्ट हायर होगा, लेकिन अगर हम डिपॉजिट अकाउंट से बात करें तो एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ज्यादा ही होता है, ठीक है। अगर आपका किसी सेविंग अकाउंट में 4% मिल रहा है तो एफडी पर आपको मे बी वो 6%, और अगर किसी बैंक के हिसाब से अगर वो और वेरी कर रहा है तो मे बी 8 to 9% भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो मिनिमम पीरियोडिक होता है और मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट्स एट ₹10, ठीक है। पीरियोडिक रहता है, साथ के साथ मंथली इंस्टॉलमेंट जो होती है वो कितने रुपीज से स्टार्ट होती है, इसकी 10 रुपीज से स्टार्ट होती है। वी कैन ऑल्टर द इंस्टॉलमेंट्स वन फिक्स, इंस्टॉलमेंट्स को ऑल्टर नहीं किया जा सकता अगर एक बार फिक्स कर दी जाए, यानी अब देखो यहाँ पर जो मैंने ऊपर बात बोली है ना आपको कि इंस्टॉलमेंट्स को ऑल्टर किया कैसे जा सकता है, अगर एक अमाउंट फिक्स्ड है, कितना अमाउंट आपको देना है, इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो ये फिक्स है। लेकिन अगर सपोज आरडी का अमाउंट अगर आप बढ़ा रहे हो, आरडी का अमाउंट टोटल बढ़ा रहे हो तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स चेंज होंगी, अदरवाइज एक अमाउंट फिक्स हो गया तो आरडी की इंस्टॉलमेंट्स फिक्स्ड हो गए, ठीक है। The interest rate approved by the bank was compounded every quarter, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो होता है आरडीज पर वो हमेशा कंपाउंडेड क्या होता है, चेंज किया जाता है, एवरी ईयर के क्वार्टर में वो चेंज होता है, ठीक है। 3 मंथ्स के गैप में, मतलब हर 3 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट्स को चेंज किया जाता है आरडीज पर। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज विल बी अवेलेबल, इनके टीडीएस सिस्टम अवेलेबल होता है, ठीक है। टीडीएस जो कि आपको पता है दैट इज योर ऑन सैलरीज पर भी होता है, आपने देखा भी होगा कि जैसे कुछ आपकी बड़ी कंपनीज जो होते हैं, लिमिटेड कंपनीज, वो सैलरीज का कुछ पार्ट टीडीएस के रूप में फिक्स करके रख देती हैं, जो कि आपको उसके एनुअल ईयर पे मिलता है जब फॉर्म 16 वगैरह आपके आते हैं, ठीक है। तो टीडीएस तब आपको रिकवर होता है,
ठीक क्लास, समझ में आई क्लास बात? विच पोस्ट ऑफिस बैंक में हिमांशी आरडी होता है? इंडियन पोस्ट ऑफिस। हिमांशी आरडी पॉसिबल कराना पोस्ट ऑफिस में ना कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी के साथ होता है, मतलब नॉर्मल लोग वहां पर नहीं करा सकते आप। अगर नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करें ना तो वो नहीं करा सकते, वहां पर कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटीज होती हैं पोस्ट ऑफिस में आरडीज की, इसलिए मैंने यहाँ पर नो बोला है। ठीक है, सो आफ्टर दैट यस टीएसआर टीडीएस रिटर्न फाइल करने पर मिल जाता है। हाँ संदीप, वी नो दैट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट पर, दैट इज कॉल्ड योर डीमेट अकाउंट। ठीक है, टीडीएस रिपीट कर दूं, टीडीएस एक्चुअल में डायरेक्शन टीडीएस होता है कि सैलरी का ना, जैसे आपकी अगर सपोज कुछ सैलरी है 30,000 40,000 जो भी है सैलरी, उसका कुछ परसेंट पार्ट ना कंपनी टीडीएस फाइल कर देती है, यानी वो इनकम टैक्स रिटर्न के पास जाता है, इनकम टैक्स ऑफिस में जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है, और वो पार्ट मे बी अगर वो 2% है या 3% है, वो पार्ट रिजर्व हो जाता है, और आप पूरे साल उस कंपनी में जितना काम करोगे उस सैलरी का हर महीने वो पार्ट रिजर्व होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जाएगा। वो एज द फॉर्म ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्शन सिस्टम की वे में रिजर्व हो जाता है किसके पास? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। फिर हर एनुअल ईयर पर, फाइनेंशियल ईयर पर वो टीडीएस रिटर्न फाइल किया जाता है बाय द आईटीआर, यानी एक आईटीआर फॉर्म रिलीज करता है, फॉर्म 16, जिस फॉर्म 16 के थ्रू आप उस टीडीएस को दोबारा से पा लेते हो, दोबारा वो आपके पास ही आ जाता है पूरे साल का जितना भी कलेक्ट होता है। ठीक है, ये टीडीएस होता है। ठीक है दरक्षण, समझ आ गया आपको? ठीक है, सो आपकी बात करते हैं डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट रेफर्स टू द डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, डीमेट वर्ड जो है यहाँ पर डीमेटेरियलाइज्ड के लिए है। डीमेटेरियलाइज्ड क्या होते हैं? ये बैंक अकाउंट्स बेसिकली होते हैं उनके लिए जो कि स्पेसिफिक किसी एक सोर्स के थ्रू है। ठीक है, I'll check out Sanjeet ki all the individuals can open the RD in post office, because I have idea about that ki all persons cannot. ठीक है, मुझे जितना पता है कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटीज के साथ होता है, बाकी I'll check out then I'll share to you. Fine. Under specific government schemes, as the Mamta is saying, ठीक है, I'll check out then I'll share to you. उसके बाद डीमेट अकाउंट की अगर बात करें तो डीमेट अकाउंट बेसिकली उनके लिए खोले जाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सोर्स, जिसमें कि आप डीमेटेरियलाइज चीजें जैसे कि आपके शेयर मार्केटिंग हो गई, ठीक है, ऐसे अगर चीजों को रखा जाता है तो वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही रखे जाते हैं, जो कि बहुत स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक के साथ साथ उन पहले ना होता क्या था कि डीमेट अकाउंट नहीं थे, ये डीमेट अकाउंट्स अब से ही शुरू हुए कुछ टाइम, मतलब आई थिंक 1996 की बाद से। ठीक है, 1996 के बाद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट द थिंग इज कि इसके बाद से ये डीमेट अकाउंट शुरू हुए हैं, क्योंकि पहले डीमेट अकाउंट्स के लिए ना फॉर्म्स आते थे, फॉर्म्स आने के बाद लोग अपने शेयर्स का पूरा एक डेटा ना पेपर्स फॉर्म में रखते थे, लेकिन उसके बाद से जब डीमेट अकाउंट आए तो सब डिजिटलाइज्ड हो गया और सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। सारी शेयर मार्केटिंग की जितनी भी डिटेल थी वो डीमेट अकाउंट्स के थ्रू होने लगी। तो जो भी शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं उन लोगों के लिए अकाउंट होते हैं डीमेट अकाउंट्स। ठीक है, तो बेसिकली डीमेट अकाउंट यस ओपन होते हैं थ्रू द ब्रोकर्स। डीमेट अकाउंट्स ओपन होते हैं थ्रू द ब्रोकर्स। अ डीमेट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट वेयर एक्चुअल मनी इज रिप्लेस्ड बाय शेयर्स। ठीक है, इसमें मनी जो होती है वो रिप्लेस होती है एज अ शेयर। Just a bank account is required if we want to save money or make check payments. We need to open a demat account in order to buy or sell shares. ठीक है, मेनली थिंग यहाँ पर शेयर्स की बात हो रही है। अगर आपको बाय और सेल दोनों में से कुछ भी करना है
तो वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं डीमेट अकाउंट्स के थ्रू, और इनके लिए ब्रोकर्स की नीड होती है। विदाउट ब्रोकर्स यू कैन नॉट ओपन अ डीमेट अकाउंट। ठीक है, क्लियर क्लास? संजित, you can open a demat account. But if I'm involving in the share marketing, purchasing or buying something, like I have to prove them that I'm including all these things. I'm actually selling or purchasing the shares. Then I can open. Actually, it's a type of a bank account just because of, देखो डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट, आप ये क्या कहना चाहते हो ममता कि सर डीमेट अकाउंट इज फॉर द ट्रांजैक्शन इन शेयर्स, सो हाउ कैन बी क्लासिफाइड इट अ टाइप ऑफ अ बैंक अकाउंट? बैंक में ही तो शेयर्स के ट्रांजैक्शंस करवा रहे हो ना आप। अब जिस बैंक में वो शेयर्स के लिए आप खुलवा रहे हो डीमेट अकाउंट, तो वहां पर तो वो लिंक बैंक अकाउंट से ही कर रहा है ना ममता। That's why. चलें क्लास आगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अकाउंट टाइप की, दैट इज योर एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट क्या होते हैं? देखिए एनआरआई अकाउंट आपके 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, एनआरओ अकाउंट। सेकेंड वन इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, एनआरई अकाउंट। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट इज Sanjit, I'm just simply saying, Sanjit, you can open a demat account in any bank, fine, but that bank will be linked with your share marketing, then it will only open your demat account, ठीक है? And साथ के साथ अगर आप अपना proof करोगे that you are involving in the share marketing, you are actually selling or purchasing the shares, then you can open a demat account, fine. I'm saying simple these things. उसके बाद थर्ड टाइप है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, दैट इज FCNR। उसके बाद है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर अकाउंट भी ऐड कर लेना, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये 4 टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो बेसिकली एनआरआईज के लिए है, ठीक है? एनआरआईज के लिए बोल सकते हो, आपके OCIs के लिए बोल सकते हो, और आपके हाँ एनआरआई OCI के लिए बोल सकते हो, और आपके PIO के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, ये हमारे ना उनके लिए होते हैं जो कि आपकी अर्निंग्स को, मतलब अगर सपोज करो एनआरआई की बात करते हैं, तो एनआरआई क्या होते हैं? नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी वो इंडिया में नहीं रहते हैं और वो बाहर जाकर अर्निंग कर रहे हैं। अब वो अर्निंग जो कर रहे हैं वो इंडिया में मैनेज करना चाहते हैं उसको, तो ये अकाउंट सिर्फ उनके लिए ओपन होता है, एनआरओ अकाउंट, ठीक है? इट्स यूज्ड टू मैनेज योर अर्निंग्स इन द इंडिया। कमा वो फॉरेन में है, लेकिन उसकी जितनी भी कमाई आ रही है वो कहाँ पर मैनेज करना चाहते हैं? इंडिया में मैनेज करना चाहते हैं। तो रूपी डिनोमिनेटेड नॉन रिपार्टिएबल अकाउंट एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करंट, रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए रूपी डिनोमिनेटिंग का मतलब वो उस करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट करके भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके साथ साथ नॉन रिपार्टेबल, अगर वो चाहते हैं कि वो कन्वर्ट ना हो और वो एज इट इज उसी करेंसी में रहे तो वो भी हो सकता है। साथ के साथ सेविंग की फॉर्म में भी कर सकते हैं, करंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है? इट कैन बी ओपन जॉइंटली विद द रेजिडेंट्स इन इंडिया, यानी अगर किसी के फैमिली मेंबर्स भी हैं यहाँ पर इंडिया में उसके, तो वो उनके साथ इंक्लूड होकर भी इसको ओपन करा सकता है। साथ के साथ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द एनआरओ अकाउंट इज टैक्सेबल, ठीक है? जितनी भी इनकम हो रही है इसमें वो टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ द टैक्सेस इज रिपोर्टेबल। अगर हम बात करते हैं जितनी भी इनकम आई है उसका एक नेट टैक्स निकाला जाता है पूरे साल का, ठीक है?
फिर उसको रिपोर्ट भी किया जाता है फॉरेन कंट्री में कि इतना ये इसमें अकाउंट में आया है विद द इंटरेस्ट, ठीक है। इसका टैक्स संदीप, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं ना, और ये जितने भी टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ संदीप, हर किसी का टैक्स वेरी करता है, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, ठीक है। अभी मैं आगे जो बताऊंगा ना आपको नोस्ट्रो वगैरह के बारे में भी, उनकी भी टैक्स वेरी करते हैं। सो दीज आर नॉट फिक्स्ड कि मैं किसी एक का बता दूं आपको तो ये आपके लिए यूजफुल होगा, इसीलिए मैं इस चीज में ना आपको इंक्लूड नहीं करना चाहता कि आपको टैक्स परसेंट बता कर ना आपके साथ मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्रिएट हो जाएंगे माइंड में कि सर ये इसका क्यों ऐसे नहीं है, इसका क्यों ऐसे है, ऐसे करके होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ आता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपये अकाउंट, एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट जो है हमारे, एनआरई अकाउंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर योर फॉरेन अर्निंग्स टू द इंडिया। यानी अगर हम बात करें, अब एनआरई अकाउंट हमारे ना फॉरेन में ही बैंक अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में से पैसा इंडियन अकाउंट्स में भेजने के लिए एनआरई अकाउंट है, ठीक है। दीज आर रुपी डेनोमिनेटिंग अकाउंट्स होते हैं, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, करंट, रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, चारों की फॉर्म में हो सकते हैं। जॉइंट ऑपरेशंस भी इसमें परमिट है। पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी ग्रांटेड टू रेजिडेंट फॉर एन ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कि इस अकाउंट के लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी शो करनी पड़ेगी, ठीक है, जहां पर आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है। साथ के साथ एनआरआई, पीआईओज एंड ओसीबीज आर एलिजिबल फॉर द एलिजिबल टू ओपन दी एनआरई अकाउंट। देखिए ये जो टर्म्स है ना, पीआईओ, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, पीआईओ आपके, और ओसीआई है ये यहाँ पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिटिकल टर्म्स हैं, आप इनके बारे में एक बार गो थ्रू हो जाइएगा कि इनमें कौन कौन लोग आते हैं। देखिए जैसे कि ओसीआई में आपके 17 कंट्रीज हैं। एनआरओ एंड एनआरई में डिफरेंस क्या है, देखिए आपकी ना, आप पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स होता है आपकी जो आपकी जहां पर आप रह रहे हैं ना, रेजिडेंशियल आपका जो पूरा लैंड है, उस लैंड की एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, ठीक है, जिसे आप वो बोलते हैं हिंदी में रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री बोलते हैं ना कि ये लैंड रजिस्ट्री है हमारी, उसकी एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है, ठीक है सत्यार। एनआरओ एंड एनआरई में डिफरेंस क्या है ममता? एनआरओ की आप लाइन पढ़ो एक बार, दी एनआरओ अकाउंट इज यूज्ड टू मैनेज योर अर्निंग्स इन इंडिया। आप अपना फॉरेन का पैसा इंडिया में मैनेज करना चाह रहे हो, जबकि एनआरई अकाउंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर योर फॉरेन अर्निंग्स टू इंडिया, ठीक है। आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो इंडिया में, तो इट मींस ये जो अकाउंट है ना, ये फॉरेन में ही खुला हुआ है एनआरई, और ये अकाउंट आपका पैसा कहाँ पहुंचाएगा? इंडिया में। जबकि एनआरओ अकाउंट जो है वो इंडिया में ही खुल रहा है, और पैसा कहाँ से आ रहा है? फॉरेन से आ रहा है। यानी आपने फॉरेन में जहां पर काम कर रहे हो उसको ये बोला है कि मेरा जो पैसा है ना, वो आप डायरेक्टली कहां पर भेजो? एनआरओ में भेजो। जबकि एनआरई में वो क्या करेगा? पहले वो एनआरई में भेजेगा, देन एनआरओ में भेजेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। दिस अकाउंट में बी ओपन इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट इन द फॉरेन करेंसीज। देखिए फॉरेन करेंसी जो अकाउंट है ना, ये एक्चुअली टर्म डिपॉजिट अकाउंट होते हैं कि अगर आप अपने पैसे को, जो आपने फॉरेन करेंसी वाला पैसा है नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया के लोगों का, उसको फिक्स करना चाहते हो, तो ये उसके लिए है, ये करंट अकाउंट के लिए नहीं है, सेविंग अकाउंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट के लिए, एफडीआरडीज के लिए, ठीक है। उसके साथ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी आरएफसी उसके लिए है जो कि आपका फंड मैनेज करते हैं। देखिए द रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आर ओपन्ड विद एन ऑथराइज्ड डीलर इन इंडिया टू मेंटेन द फंड्स अर्न्ड इन द फॉरेन करेंसी। ये बहुत हद तक सिमिलर है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी। यानी अब कभी कभी कुछ लोग होते क्या है कि कंपनीज में तो काम कर ही रहे हैं फॉरेन कंपनीज में, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ साइड वाइज अर्निंग भी कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ऐसे अकाउंट जो होते हैं वो किस में आते हैं? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में आते हैं, ठीक है। तो ये किसी एक ऑथराइज डीलर के थ्रू खुल पाते हैं इन इंडिया में, जिससे कि वो फॉरेन करेंसी का जितना भी फंड है उसको मैनेज कर सके, ठीक। यानी ये कहने का मतलब है कि एक पर्सन फॉरेन में दो साइड वाइज चीजों में इंक्लूडेड है, तब जाकर आपका क्या होगा
RFC ओपन करवाएगा, ठीक है। उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स में आ जाएगा नॉस्ट्रो बैंक अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट्स और आपका लोरो अकाउंट, ठीक है। देखिए नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट ये सिंपल से शब्दों में समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस। नॉस्ट्रो अकाउंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बैंक अकाउंट जनरली होता क्या है, सपोज करो आपका नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब मैं बता रहा हूँ, सपोज पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक के पास ना एक फॉरेन का बैंक इंक्लूडेड है, दैट इज आपका यूएस का कोई बैंक है सपोज, तो होगा क्या कि अगर कोई भी फॉरेन बैंक इंडियन बैंक के साथ इंक्लूडेड है तो वो किसमें आते हैं, नॉस्ट्रो बैंक अकाउंट में आते हैं। फॉरेन का बैंक इंडियन बैंक के साथ इंक्लूड है तो किसमें आएंगे, नॉस्ट्रो अकाउंट में आएंगे। जबकि वॉस्ट्रो अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाते हैं वो बैंक अकाउंट जो कि आपका इंडिया का कोई बैंक फॉरेन के साथ इंक्लूड है। समझ में आई बात, दोनों का अपोजिट कर दो बस। नॉस्ट्रो बैंक में इंडियन बैंक में इंक्लूड है कोई फॉरेन बैंक, वॉस्ट्रो में आपका कोई फॉरेन बैंक के साथ इंक्लूड है इंडियन बैंक, ठीक है। ये है वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो। ऐसे पीएनबी के साथ ले सकते हो, जैसे पीएनबी के साथ यूएस का एक बैंक है आपका, यूएस का बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। और साथ के साथ अगर वॉस्ट्रो में बात करें तो वॉस्ट्रो में आपका आता है एसबीआई इंक्लूड है यूएस की किसी बैंक के साथ, मुझे मतलब एग्जैक्टली एग्जांपल नहीं पता, लेकिन एसबीआई इंक्लूड है यूएस की किसी बैंक के साथ, ठीक है, वो वॉस्ट्रो का एग्जांपल है। इनका बेनिफिट क्या है, इनका बेनिफिट यही है कि अगर सपोज मैं अपना पैसा डायरेक्ट नहीं भेज पा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट में मेरा अकाउंट जो है पीएनबी में है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना पैसा ना पीएनबी में भेजना चाहता हूँ, तो मैं नॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू पहले अपना पैसा कहाँ भेज दो, बैंक ऑफ अमेरिका में भेज दो, फिर वो कहाँ भेज देगा उसे, वो उसको पीएनबी में भेज देगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकता है। सेम एज वॉस्ट्रो में भी यही बेनिफिट होगा। इट मींस अगर हम पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने स्पेसिफिक बैंक्स में ही तो आपके नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो काम करते हैं, ठीक है। जबकि लोरो अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं ना, तो लोरो अकाउंट में कोई तीसरा बंदा काम करता है। इट मींस अगर मैं बात करूं कि पीएनबी के साथ अमेरिका का बैंक इंक्लूड है, एसबीआई के साथ इंक्लूड नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि एसबीआई वाला पहले अपना पैसा किसको भेज दे, पीएनबी को भेज दे, और पीएनबी वाला किसको भेज दे, अमेरिका वाले बैंक को भेज दे। तो लोरो अकाउंट में 3 अकाउंट्स काम करते हैं, या तो वो 2 फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं और 1 इंडियन बैंक हो सकता है, या फिर वो 2 इंडियन बैंक हो सकते हैं और 1 फॉरेन बैंक हो सकता है, ठीक है क्लास। तो लोरो अकाउंट इस टाइप का अकाउंट होता है। हालांकि पेपर में ना नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो और लोरो से आपका इतना पूछा नहीं जाता, ये एक ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपकी नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। ठीक है क्लास, सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। बाकी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में कुछ अगर लेफ्ट हो गया होगा तो आप प्लीज देखिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज है और मेरे से पूछ लीजिएगा। दिस इज इनफ फॉर योर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि आपके लिए रियली मैटर करता है, ठीक है। बाकी चीजें आपकी क्वेश्चन से भी डन हो जाएंगी जब आप इनके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल कंप्लीट आवर टॉपिक्स, ठीक है। तो सेंसेस कब होगा, देखिए नेक्स्ट क्लास में मेरे को या तो चेंज कराना पड़ेगा, मैं सेंसेस के लिए बोलता हूँ, सेंसेस की लिंक बना देंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं सेंसेस कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड होता है। तो फिर अगर मैं सपोज सेंसेस की लिंक जाती है यूट्यूब पर, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपका कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स अगर शुरू कर दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो दिक्कत इसी बात की है, तो फायदे में रहोगे, मैं बात कर लूंगा, फिर मैं ऐसा नहीं होगा कि छूटेगा नहीं आपका सेंसेस, आई विल लर्न, ठीक है, मैं कराऊंगा, डोंट वरी, छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास भी है मेरी अभी। थैंक यू सो मच, किसी को क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ शेयर करा दूंगा आज आपको। थैंक यू सो मच।